पूरा का पूरा हम आपके लिए फॉर्म भरने से लेके स्ट्रेटजी तक की सारी बातें लेकर आए हैं। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सिलेबस आपका क्या है, ठीक है, कितने नंबर का पेपर होगा, मतलब एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो जो अपने आप में परिपूर्ण होगी, जिसको देखने के बाद में आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई बच्चा अगर नहीं जानता होगा इस परीक्षा के बारे में तो वो भी जानेगा और बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी बातें जो है यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को मेरे भाई ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूपी कांस्टेबल के लिए जबरदस्त वैकेंसी आई है और मेरे भाई पिछले 2 वैकेंसी से भी बढ़कर ये वैकेंसी है और ये हमारी 60,224 वैकेंसी। और इसके लिए बच्चों के अंदर में एक अलग ही लेवल की उत्साह है, अलग ही लेवल का पूरा जो है वो यहाँ पर मन में उमड़ पड़ा है पूरा का पूरा कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से हम यहाँ पर ये नौकरी लेकर जाएं। क्योंकि किसी भी राज्य में कांस्टेबल की इतनी वैकेंसी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एक अलग सा ही मन में जो है उत्साह उत्पन्न हो जाता है कि यार चलो इतने समय से हमने तैयारी की और वाकई में तब उसके बाद में हमारा एक पेपर आया और हमारा वैकेंसी इतना आया और हम उसमें सेलेक्ट होकर अपने लिए एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपके पास जो समय आ रहा है ना वो मात्र 1.5 महीने का समय है और इस 1.5 महीने के समय के अंदर में आपको तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है और आपको इसी में वर्दी भी पहननी है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए एक सटीक रणनीति का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाते हैं। पहले हमने खुद काफ़ी सारी सरकारी नौकरी ले चुके हैं। सीजीएल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं, सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 था और आज के समय बच्चों को इंस्पेक्टर बना रहे हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है या फिर यूपी के कई सारे एग्जाम्स हो गए, बिहार के एग्जाम्स हो गए, ठीक है। तो आज उन्हीं रणनीति के साथ हम यहाँ पर आए हैं कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए उन 1.5 महीनों में। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए यूपी कांस्टेबल के बारे में, तो पढ़िए जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आरक्षित नागरिक पुलिस कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती आई है और वो कितना है 60,244 पद का, ठीक है। और इसके लिए हम आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी और गाइडेंस बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पहले यहाँ पर जो फॉर्म भरने की आवेदन प्रारंभ हुई है वो 27 दिसंबर 2023 से लेकर लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2024 तक की डेट है। बाकी फॉर्म में क्या रहता है, एक एक महीने 1.5 महीने तक का समय दिया जाता है, लेकिन इसमें फॉर्म भरने का डेट उतना आपको नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर मेरे भाई 20 दिन आपको मिले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा करेक्शन करने का, जैसे मान लीजिए कि फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी गलती होता है तो आप 2 दिनों के अंदर में उसे करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जिस व्यक्ति ने फॉर्म को 27 तारीख को भरा होगा वो 28 को भी करेक्शन कर सकता है, 29 को भी कर सकता है, 30 को भी कर सकता है। लेकिन जो आखिरी डेट में फॉर्म भरेगा तो वो करेक्शन कैसे करे, इसीलिए 2 दिन का अतिरिक्त आपको समय दे दिया गया है 18 जनवरी 2024 तक, ठीक है। जो फॉर्म भरने का हमारा शुल्क है, आवेदन शुल्क है, वो हमारा 400 रुपये है और ये हर कैटेगरी के लिए जो है वो सामान्य है। ऐसा नहीं है कि जनरल के लिए 400 है तो ओबीसी के लिए 300 है तो एससी एसटी के लिए मुफ्त है। कोई भी कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट है अगर वो ये फॉर्म भरेगा तो उसको 400 रुपये का ये फॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ आप लोगों के मन में डाउट होते हैं, हम वो भी क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर कि सर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या हम ग्रेजुएट होंगे तो कांस्टेबल भर पाएंगे या 12th पास होने से हो जाएगा। तो देखो समझो मेरी बात को लेकर, जो ये कांस्टेबल की जितनी भी भर्तियां होती हैं ना सिर्फ यूपी में बल्कि बिहार हो गया, बंगाल हो गया या हरियाणा हो गया, कोई भी राज्य हो गया, तो कांस्टेबल की जो भर्ती आती हैं वो 10वीं और 12वीं के आधार पर आती हैं और जो दरोगा यानी एसआई की जो भर्ती आती है वो ग्रेजुएशन के आधार पर आती है। आप दिल्ली में भी देखेंगे तो दिल्ली में भी जो सीपीओ की परीक्षा होती है वो आप तभी भर सकते हैं जब आप ग्रेजुएट हैं और अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया कि उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से कक्षा 10 तथा कक्षा 12 उत्तीर्ण होना चाहिए। बस यहाँ पे परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है। अगर हम आपको पहले ही बता दें, आप सीजीएल की भी परीक्षा भरते हैं, कोई भी पेपर भरते हैं, उसमें कितने % लेकर आना है इसका कोई मेरे भाई रोल नहीं रहता है। आप पास हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी से हैं, वो बहुत मैटर करता है। लेकिन मैटर जो होता है वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए, और जहाँ से 10वीं 12वीं की है तो उस स्कूल की मान्यता होनी चाहिए। पता चले यहाँ पर चरवाहा विद्यालय से कर लिया और फिर बोलो कि सर हम कांस्टेबल बन जाए, वो संभव नहीं है। ये समझिए इस बात को लेके। तीसरी बात यहाँ पर आयु सीमा, इसको लेकर काफी ज्यादा जो है ये पूरा का पूरा पेपर हमारा चर्चा में रहा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया था कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसके अनुसार 2001 तक हम भर सकते थे, और इस बार जो है वो 2002 से हम भर सकते हैं। तो जो बच्चे 2001 और 2002 के बीच में जन्म लिए हुए थे वो तो इसको भर ही नहीं पाते। तो इसके लिए जो है योगी जी तक सारी बातें पहुंचाई गई। सभी टीचर्स ने यूट्यूब पर अपने अपने वीडियोस बनाए, सभी ने अपने ट्विटर के माध्यम से जो है सरकार तक बातें पहुंचाई, और योगी जी ने इसके ऊपर में काफ़ी क्विक एक्शन लिया और 3 साल का रिलैक्सेशन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। तो 3 साल के रिलैक्सेशन के कारण पहले क्या था कि सिर्फ जो 18 साल से 22 साल के जो बच्चे हैं वो भर सकते थे, बट अब 3 साल हर किसी को मिल चुका है, तो अब 18 से 25 साल के बच्चे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि देखो नियमावली के अनुसार, देखो यूपी का जो ये बोर्ड है, जो ये संस्था है, वो अपने नियम के अनुसार उसने सही निकाला था, क्योंकि हर बार फॉर्म का सेम ही रहता है, 18 साल से लेकर 22 साल, बस इतना ही फॉर्म भरना होता है। कहीं गलती से आप ये माइंडसेट में ना ले ले कि हाँ कांस्टेबल के लिए 25 साल तक हम भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। असल में पिछले 5 सालों में कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, इसीलिए सिर्फ इस बार के लिए ये 18 से 25 किया गया है। बाकी जनरली 18 साल से 22 साल के ही लोग इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार के लिए आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवारों की जो आयु है वो 18 से 28 कर दी गई है, उन्हें भी 3 साल का जो है वो फायदा मिला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आयु हमारी कब तक होनी चाहिए, तो 2 जुलाई 2023 तक की आपकी आयु होनी चाहिए। और साथ में इसके अलावा जो आरक्षण मिलता है ओबीसी को, एससी को और एसटी को, वो 5 साल का जो आरक्षण मिलता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इसके अलावा आपको 5 साल और मिल जाएंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, समझिएगा, लिखित परीक्षा। अगर हम लिखित परीक्षा के बारे में बात करें तो देखो कुल मिलाकर ये पेपर जो है एक ही चरणों में होता है। सिर्फ आपका रिटन पेपर, रिटन मतलब ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो जो ये पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला, वो कैसे होता है, तो इसके अंदर में अगर हम बात करें तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता है सामान्य ज्ञान, जिसे आप बोलेंगे जीएस। मैंने जो ये क्वेश्चंस के नंबर डाले हैं ना, ये मैंने पीछे के 2 पेपर को देखते हुए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि ऑन एंड एवरेज यहाँ पर कितने जो है वो सवाल आपके पेपर में आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो 150 नंबर का पेपर होता है, हर एक सवाल 2 नंबर का होता है। तो आपका ये पेपर कितने नंबर का हो जाएगा, 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है। समय आपको कितना मिलता है, तो समय कुल मिला के 2 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। आधा नंबर आपका जो है वो नेगेटिव काट लिया जाएगा यदि आपने क्वेश्चंस में गलती की है तो। ठीक। अब उसके बाद बोलोगे कि सर पेपर हमारा ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। देखो इस समय 90% से ऊपर भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो ऑफलाइन होती हैं। और ऑफलाइन होता है ना, तो कहीं ना कहीं वहां पर पेपर लीक का संभावना रहता है। पिछली बार भी यूपी में 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट तो सही गया था, लेकिन 1 शिफ्ट में मेरे भाई पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण दोबारा पेपर करवाना पड़ा और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों को नंबर मिले। अभी भी वही है कि ये पेपर जो है वो ओएमआर पर आधारित है। तो आप जब इसका मॉक टेस्ट देंगे तो इसका मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन मत दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि गेस्ट पेपर खरीद के लेके आए मार्केट से, और उसके बाद में इसका जो मॉक टेस्ट है वो आप ऑफलाइन दें, ओएमआर को भरना सीखें। कई सारे बच्चे अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी जो है पेपर में रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ओएमआर भरना नहीं आता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम आदित्य है, तो आदित्य में मैं ए को गोला लगा रहा हूँ, डी को गोला लगा रहा हूँ, लेकिन जब आई आए तो मैंने आई के जगह पे एल गोला लगा दिया, तो मेरा पेपर चेक ही नहीं होगा। मतलब मेरी पूरे साल की तैयारी, उसके बाद मेरा 2 घंटे का पेपर सारा का सारा निरर्थक हो जाता है वहाँ पे, जहाँ हम ओएमआर में गलती कर देते हैं। तो ऑफलाइन पेपर में थोड़ा सा यहाँ पर ये डर रहता है, वहाँ मिटाने की कोई सुविधा नहीं होती, व्हाइटनर चलाने की कोई सुविधा नहीं होती है, नहीं तो मशीन आपका पेपर रिजेक्ट कर देती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओएमआर शीट भरते वक्त में सही भरें। तो पहले से आप अपने मेंटेलिटी को प्रिपेयर करके जाएंगे कि भैया ओएमआर हमें भरना कैसे है, इसीलिए कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो आप लोग दे दीजिएगा ऑफलाइन के, ताकि ओएमआर भरने में स्पीड भी आप लोगों को आ जाएगा। अच्छा, ओएमआर भरने के लिए एक स्पेशल कलम आता है, जो आप ये बॉल पेन और जेल पेन लेकर जाते हैं पेपर में, उससे ओएमआर नहीं भरा जाता है। एक मोटी निब का जो है वो पेन आता है, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाओगे और बोलोगे भैया ओएमआर भरने वाला पेन दीजिए, तो एक मोटे निब का ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का आपको पेन देगा, उससे बड़े फास्ट में आप जो है ओएमआर भर सकते हैं, वो आप लेकर जाइएगा, नहीं तो आपका समय वेस्ट होगा। ठीक है। तो ये फाइनली अब हम पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर में हमारा ये 4 सब्जेक्ट हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, गणित हो गया जिसे हम यहाँ पर पूरा बोलेंगे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और आपका रीजनिंग हो गया, मानसिक अभिरुचि। ठीक है।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखेंगे पिछली बार जो सामान्य ज्ञान से सवाल आए थे वो 38 सवाल थे, सामान्य हिंदी से हमारे 37 सवाल थे, गणित से हमारे कुल मिलाकर 45 सवाल थे, या 35 भी आप मान सकते हैं, 40 भी मान सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ 25 लिखा हुआ है। मैंने 25 क्यों लिखा है? कुछ मैथ्स के सवाल ऐसे होते हैं जिसको रीजनिंग में कंसिडर कर लिया जाता है, और उल्टा भी होता है, कुछ रीजनिंग के सवाल को मैथ्स में भी कंसिडर कर लिया जाता है। तो आप इतना माइंडसेट बना के चले कि इन दोनों को मिला के लगभग 70 से 80 सवालों के बीच में आपका वेटेज रहने वाला है। यानी आधा पेपर इनके वजह से होगा और आधा पेपर इनके वजह से होगा, आपको ये मान के चलना है। ठीक है, पूरा पेपर 2 घंटे का होगा, इसमें समय बच्चों को कम नहीं पड़ता है। ठीक है बहुत ज़्यादा कम नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर रफ्तार है तो तय समय के अंदर में आप अपने पेपर को ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसका गणित थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जाता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है कि सर हमारा सिलेबस क्या है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हो रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग और शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में और सारी बातों को तरीके से आप लोगों को समझाने में, तो इतना तो आप कर दीजिए। अब ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस हमारा क्या है, ये आप लोगों के मन में काफ़ी सारा डाउट रहता है कि सर हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी बता देते हैं। मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए। ठीक है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, ये हमारा पूरा का पूरा जनरल नॉलेज का हमारा सिलेबस हो गया। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ये दोनों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकस गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, और दोनों के लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा आपका जनरल नॉलेज हो गया और ये पूरा हमारा जनरल हिंदी हो गया। एक एक शब्द यहाँ से समझ के जाइएगा। कई बार ऐसा होता है हम एग्जैक्ट सिलेबस को नहीं जानते हैं, हम उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ रहे होते हैं और उसका नुकसान सीधे सीधे हमारे पेपर में होता है। वो गलती हम नहीं करेंगे। गणित में भी हमें कई सारे चैप्टर पढ़ के जाने हैं, कई सारे चैप्टर छोड़ के जाने हैं, वो सीधा आपको यहाँ मिलेगा। देखिए आपके पास समय रहता ना, अगर 5 से 6 महीने का वक्त रहता तो हम क्लियरली बोलते कि आप यहाँ पर ये पूरा पढ़ कर जाओ, लेकिन आपके पास मात्र 1.5 महीने का समय है। यानी 70 दिनों के अंदर में आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाना है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद भी हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, आपके फिजिकल के लिए कोई 2 महीने 3 महीने 4 महीने का वक्त नहीं मिलेगा, महीने भर के अंदर आपका फिजिकल हो सकता है। ये भी संभावना हम आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सारी बातें जो है वो हमने दे रखी है। आप यहाँ तरीके से सारा सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो समझिए इस बात को लेकर। ठीक है एक छोटी सी बात हमने यहाँ लिखी हुई है, वो भी जानिए आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और है हमारा कि शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षक। कहने का मतलब क्या है, जब आपने पेपर दे दिया और आपका पेपर हो गया, कितने नंबर का हो गया आपका पेपर, तो मेरे भाई 300 नंबर का आपका पेपर हो गया। ये 300 नंबर में पहली बात कट ऑफ आपका कितना जाता है, तो हम थोड़ा सा जो पिछली बार है उससे थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो 2018 के समय में 41,520 पद आए हुए थे और उसमें जो कट ऑफ गई थी, जनरल की 225 गई थी, ओबीसी की 216 गई थी, एससी की इतनी गई थी, एसटी की इतनी गई थी, और फीमेल में यहाँ पर ये कट ऑफ गया था। और 2019 में वही वैकेंसी हमारी बढ़ गई और कट ऑफ हमारा कम हो गया। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, वैकेंसी के बढ़ने से तो कट ऑफ हमारा कम होता है। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी के बढ़ने से बिल्कुल कट ऑफ कम होता है, सही है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों था? यहाँ पर इतना ज़्यादा असल में कट ऑफ था नहीं। यहाँ पर 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे हमारे, 2 शिफ्ट तो हमारा यूपी में सही गया था, लेकिन जो तीसरा वाला शिफ्ट था ना, उसके अंदर में क्या हो गया था, चीटिंग हो गया था, जिसके चलते उसको रद्द करना पड़ा और 2 महीने के बाद में पेपर दोबारा कंडक्ट हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि जो पहले 2 शिफ्ट के बच्चे थे उनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिला, 20-20 नंबर 25-25 नंबर बढ़े, और जो चीटिंग हुआ था जिस शिफ्ट में उसके मात्र 5 से 10 नंबर उनको बढ़ा। तो इसी वजह से ये कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई। तो आपको इसको कंसिडर नहीं करना, ये नॉर्मलाइज्ड है। आपको इतना मान के चलना है कि लगभग 200 जो है वो आपका बाउंड्री है और आपको 200 के करीब में स्कोर करना है, यानी 2/3। कहने
का मतलब आपको 66% जो है वो मार्क्स लेकर आना है, तभी आप माइंडसेट क्लियर करके चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। और इस बार तो वैकेंसी चूंकि और ज्यादा है तो कट ऑफ की जाने की संभावना और कम है। यानी अगर मैं आप मेरे से पूछोगे ना कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, मैं आज आपको पहले ही बता देता हूं, आप मैच करके देख लेना, 185 के करीब में आपका कट ऑफ जाएगा। 180 से 185 के बीच में आपका कट ऑफ जाने वाला है यूपी कांस्टेबल को लेके। ठीक है। वैकेंसी काफी बड़ी है दोस्त यहाँ पर, तो उसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। अब बात होती है यहाँ पर कि सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है। आपने कट ऑफ देख लिया कि तगड़ी कट ऑफ जा रही है, फिर उसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो भैया वेट करो थोड़ा, अभी सिलेक्शन के बारे में आएंगे हम, स्ट्रेटजी से लेके किताबों से लेके सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ हमने आपको पहला चरण बताया है। और सिलेक्शन लेने के लिए कितने चरण है, 3 चरण है यहाँ पे। पहला पेपर देना, उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है, तो दूसरा स्टेप हमारा है फिजिकल। ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, तो फिजिकल है। अब फिजिकल की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, फिजिकल में आपको रनिंग, देखिए 2 पार्ट हो जाते हैं, एक फिजिकल हो जाता है मतलब जिसको हम पीईटी बोलते हैं, और एक पीएसटी होता है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपका जो हो गया कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो ये आपका बॉडी का मेजरमेंट हो गया। और दूसरा कि आप भागेंगे कितना। तो पेपर देने के बाद में आपको बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। उसमें जो यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, तो उनकी हाइट 168 होनी चाहिए, और एसटी की हाइट 160 होनी चाहिए। यहां पर थोड़ा सा इनको जो है हाइट का रिलैक्सेशन मिल जाता है। फीमेल में अगर बात करें तो इनकी हाइट 152 होनी चाहिए, और एसटी में 147 होनी चाहिए। तो कई सारे बच्चों का ये कमेंट रहता है, हमारी हाइट इतनी सेंटीमीटर है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं। तो आप यहां से देख सकते हैं आप यहां पर एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर चेस्ट के बारे में। चेस्ट यहाँ पर मेल कैंडिडेट का 79 होना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद में मतलब सीना फुलाने के बाद में मेरे भाई 84 आना चाहिए। जैसे हम एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं, हम भी जब गए थे तो हमारा भी चेस्ट एक्सपेंशन हुआ था, और कम से कम वहाँ 5 सेंटीमीटर जो है वो चेस्ट एक्सपेंड हो रहा था। हालांकि बहुत कम लोग इसमें छटते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी सहयोग करते हैं, और आप यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कई मौके दिए जाते हैं वहाँ पे। वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त, आप लोग लाइक करना शायद भूल रहे हैं, जितने लाइव वॉचिंग है उतने तो लाइक आ ही जाना चाहिए। ठीक है। बातों में आप लोग कुछ ज़्यादा खो चुके हैं कि लाइक करना भूल गए हैं। ठीक है। फीमेल के लिए कभी भी चेस्ट एक्सपेंशन ऐसा कोई नहीं रहता है, तो आप इस बात से निफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अपना हाइट देखा जाएगा। उसके बाद फीमेल के लिए जो एक स्पेशल प्रोविजन होता है वो ये होता है, कम से कम उनका वजन 40 हो। अब हमारी एक स्टूडेंट थी नीलम डबास करके, जो गुरुकुल में पढ़ती थी, और उनका दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई। उनके साथ प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि उनका वजन 37 किलो था, और यकीन मानिए फिजिकल के लास्ट वाले दिन तक वो अपने वजन बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी, और लास्ट लास्ट दिन तक जो है फाइनली उन्होंने किसी तरीके से खा पी के अपने वजन को 40 किलो किया, और तब जाकर उनका फिजिकल हुआ, और वहां पर वो सेलेक्ट हुई। आपका वजन कम रहता है तो यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, चाहे आपने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो। ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद रनिंग जो होता है मेरे भाई, 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, और कितने मिनट में, 25 मिनट में करना होता है। और महिलाओं के लिए जस्ट इसका आधा 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में, तो 14 मिनट में ये करना होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे 4 स्टेप थे वो क्या था, ओएमआर शीट पर परीक्षा होगी, कट ऑफ निकलेगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद बॉडी की मेजरमेंट होगी, और तब जाकर डीएमई होगा। अब बोलोगे सर ये डीएमई क्या है, अंग्रेजी छाप दी यहाँ पे, ऐसा नहीं है। डीएमई का मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। भाई यहाँ पर आप कांस्टेबल की भर्ती में जा रहे हो, शारीरिक क्षमता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप भागने के ही काबिल नहीं हो तो आप चोर को क्या पकड़ोगे, वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ मेडिकल होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, कोई परेशानी तो आपको नहीं है, भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते हैं, वो वाली बातें हैं। ठीक है। तो बोलेंगे भाई मेरे भाई सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे ये अब सबसे बड़ा रहता है कि सर हमारे पास तो सोर्सेस तो कई सारे हैं, हम क्या पढ़ें और कैसे सिलेक्शन लें। सबसे पहले इस बात को समझिएगा, आप किसी एक सब्जेक्ट पर निर्धारित मत रहिएगा, डिपेंडेंट मत रहिएगा। सिलेक्शन कभी एक सब्जेक्ट नहीं दिलाता है। जो स्टूडेंट चारों सब्जेक्ट में मेरे भाई बहुत बेहतर है ना, सिलेक्शन उसी का होगा। ऐसा नहीं करना है कि 6-6 घंटे मैथ्स को लगा देना है और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देना है। चारों सब्जेक्ट मिलकर आपका सिलेक्शन कराएंगे। किसी एक सब्जेक्ट में 2-4 नंबर कम भी आएंगे ना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है बाकी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि हमको 200 के ऊपर में अपना स्कोर लाना है, और सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करना है। अगर हम आपको ये बता दें, मान लीजिए आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, ठीक है, और आपका फिजिकल भी क्लियर हो गया, 60,000 वैकेंसी है, 80,000 लोगों के साथ ऐसा हो गया कि 80,000 लोगों ने कट ऑफ भी क्लियर कर लिया, 80,000 लोगों ने वैकेंसी जो है फिजिकल भी क्लियर कर लिया। सिलेक्शन किसका होगा, उन्हीं लोगों का ना जो टॉप के 60,000 हैं। इसका मतलब आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करना, आपको कट ऑफ से भी बेहतर नंबर लेकर आना है, तभी आप सिलेक्शन में आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे।
यानी आए दिन अपनी कोशिश क्या करनी है कि बेहतर से बेहतर करें। अब सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, स्रोत क्या होना चाहिए। तो देखिए दो सोर्सेज हैं, एक हमारी किताबें हैं, दूसरी हमारी वीडियोस हैं। क्योंकि हम गणित के टीचर हैं, गणित हमारी जिम्मेदारी बनती है। काफ़ी समय से बच्चों का मेरे पास में ये मैसेजेस आ रहे थे कि सर 1.5 महीने के अंदर में हम किस तरीके से मैथ्स को प्रिपेयर कर पाएँ। हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, मैथ्स भी बताएंगे, रीजनिंग भी बताएंगे, इंग्लिश भी बताएंगे, जीएस भी बताएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर बुक्स के बारे में और वीडियोस के बारे में, तो बुक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। मैथ्स के पास मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के थे कि सर 1.5 महीने बचे हुए हैं, इस 1.5 महीने के अंदर में हम किस तरीके से कवर करें पूरा का पूरा सिलेबस कि सर हमारा जो है पूरा मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाए। अब पढ़ने के लिए क्या होता है, अथा कंटेंट होते हैं, कई सारे वीडियोस होते हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं, बट एक बच्चे को चयन कर पाना जहाँ पर वो डेली 2 घंटे 3 घंटे ही गणित को दे सकता है, वो क्या करके जाए। तो इसीलिए हमने आप लोगों के समस्या का समाधान कर दिया है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए मैथ्स का यूपी कांस्टेबल का हमने जो किताब है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। और ये किताब आपको आज से ही देखने को मिल जाएगी। ये एक पतली सी किताब है जो कि मात्र 160 पन्ने की किताब है, 160 पेज हैं इसके अंदर में। हम चाहते तो इस किताब को बहुत मोटा बना सकते थे बहुत थिक बना सकते थे, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या आप 1.5 महीने के अंदर में एक मोटी सी किताब को खत्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मेरे मन में ऐसे था कि मैं अपने छोटे भाई जैसे मान लीजिए उसको पढ़ना है, उसको कवर करना है, वो कैसे करेगा। तो मात्र यहाँ पर 2 घंटे अगर डेली इस किताब को करेगा तो इसके अंदर में 18 चैप्टर है, और एक एक दिन में एक एक चैप्टर अगर वो निपटाएगा तो 18 दिनों में उसके 18 चैप्टर हो जाएंगे। और उसके बाद में हमने इसके अंदर में 10 मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। तो यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ्स की बड़ी शानदार ये किताब आई है। क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो बाइलिंगुअल दिए गए हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो दिया गया है वो हिंदी में दिया गया है। तो इससे आपको एक काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। अगर हम किसा अगर हम किताब की बात करें तो इसके अंदर में सभी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं और सभी टाइप का जो कंसेप्ट है उसका कवरेज दिया गया है। और जैसा मैंने कहा कुल मिलाकर 18 चैप्टर हैं। आपको डेली एक टारगेट बना लेना है कि सर ने कहा था एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, किसी भी हाल में एक दिन में एक चैप्टर आप इससे खत्म करोगे और उसके बाद में आखिरी के 10 दिनों में इससे 10 मॉक टेस्ट लगाओगे। इससे आपके स्कोर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। गणित के लिए मात्र मेरे भाई इतना करना है कि आपको अपने वीडियोस कवर करने हैं और उसके बाद में इस किताब को लगा के जाना है, इससे अलावा कुछ नहीं करना। अब बोलोगे सर ये किताब की प्राइस क्या है, आपसे ना कभी उचित दाम लिया है ना कभी लेंगे भविष्य में, क्योंकि जिंदगी में हमने कहा था हमेशा एक बात, सरस्वती लेके हाथ में कहा था कि भैया किताबों से कमाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बच्चों के लिए एक ऐसा एकमात्र ब्रह्मास्त्र होगा जहां पर उनकी पढ़ाई में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो जो है सॉरी, तो ये जो 160 पन्ने की किताब है ये किताब आपको मिल जाएगी 145 रुपए में। और ये दो वेबसाइट्स पर मिलेगा, एक अमेजन पे करके और एक बुक स्केप पे करके। अमेजन से मंगाओगे तो 145 रुपए की किताब लगेगी और इसके अलावा मंगवाने का पैसा भी 40 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुक स्केप से मंगवाते हो तो मात्र आप 145 रुपए में मंगवा सकते हो। और 145 रुपए आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा नहीं दे सकता है। आपके रिचार्ज 300 रुपए का होता है, लेकिन किताब आपके 150 से भी कम हमने रखी हुई है। इसमें हमने कोई भी किसी भी तरीके का कोई मार्जिन नहीं रखा, सिर्फ एक बात रखा कि कंटेंट हम बनाएं। हमने टॉप कंटेंट डेवलपर्स यहाँ पर जो है वो हायर किए। हमारे सभी भाइयों ने, सभी दोस्तों ने, सभी हमारे जो है मित्रों ने साथ मिलकर किस किताब को बनाया, सिर्फ एक ही उद्देश्य के कारण कि बच्चा जब सेंटर के बाहर निकले तो ये बोले कि सर एक भी क्वेश्चन आपकी किताब से बाहर नहीं आया था और मैथ्स में तो पूरा का पूरा स्कोर करके हम लोग आए हैं। तो ये जो है आप कहाँ से मंगा सकते हैं, बुकस्केप से। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और अभी हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके ये किताब मंगा सकते हैं। फिर से बोलूंगा, टारगेट फिक्स कर लेना, एक दिन में एक चैप्टर लगाना है और उसके बाद में पूरा का पूरा फोड़ देना है और 10 मॉक टेस्ट देने हैं। गणित में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वीडियोस हैं। देखो वीडियोस नहीं देखोगे तो सीखोगे कैसे, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए हमारी पूरी स्टेट एग्जाम की टीम आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन आपकी सीरीज चला रही है। हमारे शिवान सर हो गए, धर्मेंद्र सर हो गए, स्वाति में हो गई, सभी टीचर्स हो गए, आप लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए पूरा जी जान से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 99 में, बिल्कुल मेरे भाई 99 से भी कम ये किताब हम कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय जो है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट के अपने तोतलेबाजी है। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि भैया बहुत ज़्यादा पैसा वो ले रहे हैं। फ्लिपकार्ट तो पैसा कम ही नहीं कर रहा है इस समय, और मेरी नहीं किसी भी किताबों को लेकर। आप अगर ऑफलाइन स्टोर से लोगे ना तो ये किताब 100 रुपये के करीब में मिल जाएगी, 100-120 में। लेकिन डिलीवरी जो पैसा लग जाता है ना, 50 रुपया 60 रुपया लग जाता है। ठीक है, तो किताब तो 90 रुपये की ही है, बस 50 रुपये आपको पहुँचाने के करीब के चार्ज
चार्ज आपको लग जाते हैं, इसीलिए आपको उतने में मिलता है। ठीक है, तो वीडियोस के लिए हमारे स्टेट एग्जाम को फॉलो करिए, बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस आप यहाँ से कर लीजिएगा। एक छोटी सी बात हमने यहाँ दी है, वो ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण सिलेबस 31 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। आप अपने माइंड में ये लेकर चलेंगे ही नहीं कि भैया हमारे पास फरवरी का भी समय है, ये आपको मन में लेके बिल्कुल भी नहीं चलना है। ध्यान रखेंगे इस बात का, फरवरी का कोई समय आपके पास नहीं है, फरवरी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बना हुआ है और वहां पर कोई समय है ही नहीं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्शन के पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। तो देखिए, मैथ्स के लिए हमने आपको अपनी किताब के बारे में बता दिया है। रीजनिंग के लिए अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी रीजनिंग की जो सर ने यूपीएसआई वॉरियर किताब लॉन्च की है, तो आप इस यूपीएसआई वाले किताब से यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं और आप यहाँ पर इससे कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये यूपीएसआई वॉरियर किताब है जो कि बुक स्केप और यहाँ पर अमेजन दोनों पर अवेलेबल है, तो आप रीजनिंग की तैयारी संपूर्ण तरीके से आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो हमने सारा कुछ आपके लिए व्यवस्था कर दिया है, हमारे वीडियो जो हैं टीचर्स करा ही रहे हैं, किताबों के लिए हमने कर ही दिया है, तो आप यहाँ से मेरे भाई बना पाएंगे और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण एग्जाम के लिए वन सोर्स किताब होगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अब आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन के बारे में हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 तो मैंने आपको बुक्स और वीडियोज़ के बारे में बता दिया। अब पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है। सबसे पहले अपने समय का उचित सदुपयोग कीजिए और सोशल मीडिया जैसे रील हो गया, वेब सीरीज हो गया, मूवी हो गया, अभी देखना बंद करिए। यार आपके पास ये समझो 1.5 महीने का समय है और ये 1.5 महीने में भी अगर आप अपने दिन के डेली 1 घंटे भी जो है सोशल मीडिया पर वेस्ट कर रहे हो, क्या फायदा। क्यों ना उसे 1 घंटे में कोई सेक्शनल क्विज दिया जाए, क्यों ना उसे 1 घंटे में कोई मॉक दिया जाए, क्यों ना उसे 1 घंटे में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लगाए जाए, क्यों ना उसे 1 घंटे में हम यहाँ पर जो है वो हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम और ये मतलब विलोम शब्द हो गए और पर्यायवाची हो गए, इन सभी को जो है हम यहाँ पर टिक करें। तो आपको एक एक सेकंड यूटिलाइज करना है। ये 1.5 महीने का रेस आपका जीवन बदल सकता है, इस बात को ध्यान रखें और आने वाला समय काफ़ी सुनहरा बना सकता है। एक सरकारी नौकरी की अहमियत आप तब जानते हैं जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, तब आपको पता चलता है कि यार पीछे क्यों हम फालतू का इतना समय वेस्ट कर रहे थे, शायद थोड़ा और पहले सिलेक्शन होता था अगर थोड़ी और मेहनत कर दी होती तो। इन बातों का मेरे भाई ध्यान रखेंगे। देख लेना ना यार 1.5 महीने के बाद वेब सीरीज क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अभी 1.5 महीने अपने आप को स्टेबल लेके चलो। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो अपने समय को अपनी मजबूत एवं कमजोर विषयों के अनुसार विभाजित करिए। आप यहाँ पर ये देखिए कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको थोड़ा कम समय देंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा थोड़ा वीक है उसको हम ज्यादा समय देंगे, क्योंकि भैया हर एक क्वेश्चन बराबर नंबर का है। सिलेक्शन हमारे सभी क्वेश्चन से होने हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन से होने तो सिलेक्शन हमारे सभी क्वेश्चन से होने हैं, तो हमें फोकस हर एक सब्जेक्ट पर करना है, हर एक क्वेश्चंस पर करना है, तो बेईमानी नहीं चलेगी। इसलिए हर एक पॉइंट पर फोकस करेंगे और अपना स्ट्रेटजी शुरू में ही बना लेंगे। जो वीक पॉइंट है, जैसे आपको जीएस थोड़ा कम याद होता है, ज़्यादा समय दो उसके ऊपर में। ठीक है, तभी करीब पहुंच पाओगे सिलेक्शन के। ठीक है, पहला पड़ाव ही पार नहीं किया तो मंजिल कहाँ से मिलेगी, ध्यान रखें इस बात का। चौथा पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि कम से कम कितने घंटे पढ़ने होंगे। तो देखो, अगर समय ज़्यादा होता ना तो मैं इस घंटे को कम कर देता आपके लिए, मैं बोलता 7 घंटे से 8 घंटे पढ़ लो भाई, इतना काफ़ी हो जाता है। लेकिन आपके पास समय उतना नहीं है, मात्र 1.5 महीने है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रोजाना 9 से 10 घंटे की कम से कम तो पढ़ाई करनी होगी। और ये वो पढ़ाई नहीं होगी कि लाइब्रेरी में बैठे हैं और बगल वाले को देख रहे हैं और ध्यान कहीं और पे है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या बोले हैं, 9 से 10 घंटे की पढ़ाई हम कर सकते हैं, समझिए इस बात को लेकर। इसमें हम जो रीजनिंग है वो हमारा कितना होगा, तो 3 घंटे हमें देना होगा। मैथ्स का हमें 2 घंटे देना होगा। हिंदी हमें 2 घंटे देना होगा। जीके जीएस हमें 2 घंटा देना होगा। यहाँ पर मैंने रीजनिंग के लिए 3 घंटा क्यों लिखा है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा रीजनिंग घुमावदार आया था पिछली बार में, और इस बार हम नहीं चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं मेरे भाई जो है वो सिलेक्शन उसकी वजह से रुके। जिनका रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा है तो वो उस समय को अपना जीके जीएस में डिवोट कर सकते हैं, ध्यान रखें। मैथ्स में डेली आप इतना करते चलो, जो हमने आपको बताया है कि एक एक्सरसाइज जो है वो आप कंप्लीट करिए, आपका हो जाएगा, बस काफ़ी है। ठीक है, आप एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते चलो उस किताब से, बस आपको इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो पांचवी बात है वो यहाँ पर क्या है, सप्ताह के 5 दिन पढ़ाई करना है, छठे दिन रिवीजन करना है और 7वें दिन मॉक टेस्ट देना है। आप ऐसा मत करिएगा कि सातों के सातों दिन जो है वो यहाँ पढ़ाई करिए। 5 दिन मेरे भाई संपूर्ण तरीके से पढ़ाई करो। छठे दिन यहाँ जितना भी पढ़ा है सारों सब्जेक्ट में, वो चारों के चारों सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में मेरे भाई यहाँ पर, चाहे आपका मैथ हो गया रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, कोई भी हो गया, सारा का सारा
एक दिन में निचोड़ लो, रिवीजन कर लो, उस दिन कसम खा लो कि कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। और 7वें दिन हम क्या देंगे, तो 7वें दिन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे आपको। मॉक टेस्ट क्यों देना है, मैंने बताया वहां पर OMR में गड़बड़ी हो सकती है, तो ऐसी गड़बड़ी ना हो इसलिए मॉक टेस्ट शुरू से देके चलेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है वेतन भत्ते एवं प्रमोशन के बारे में कि भैया चलो ठीक है, इतना वैकेंसी आ गया सर, इतना माहौल बना रहे हैं, ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, कुछ पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बात ऐसी है कि जो वेतन है वो 28,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये जो है तुम्हें ज्वाइनिंग के समय मिल जाता है। जब आपका ट्रेनिंग होता है, जब आप ज्वाइनिंग पर जा रहे होते हैं, अब आपको लगे यार बड़ा कम सैलरी है, अरे कम नहीं है, समझो मेरी बात को, बहुत अच्छी सैलरी है, ये हमेशा सेविंग अकाउंट में ही रखा रहता है, बाकी खर्चे चल जाते हैं, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद में हर साल जो है 1500 से 2000 प्रति वर्ष आपका वेतन इंक्रीज हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक साल में आपकी वेतन की बढ़ोतरी होगी, और ये बहुत खास बात है, जो स्पेशली हमारे बच्चे हैं जो अलग अलग जगह पे सेलेक्ट हुए हैं, हमने उनसे बात की है, उनसे कंफर्म किया है, तब हम आपको ये डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तीसरी बात, मार्च में डबल सैलरी मिलती है। बोलोगे कैसे डबल सैलरी मिल गया, अरे सिर्फ इसमें नहीं मिलता, CGL में भी जो आपका CBI का पोस्ट है उसमें भी डबल सैलरी मिलता है। इनफैक्ट जितने भी रिस्की जॉब होते हैं ना, वहाँ पर 13 महीने की सैलरी मिलती है। आम नौकरी में 12 महीने की सैलरी है और इसमें 13 महीने की सैलरी होती है। जो मार्च वाली सैलरी होती है, जिसको फाइनेंशियल ईयर का एंड बोलते हैं, वहां पर 2 महीने का सैलरी बन के आता है, क्योंकि रिस्की जॉब है भैया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मेडिकल कवरेज पूरा मिलता है आपको भी और आपके परिवार को भी। ठीक है, लास्ट बात करें तो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो हमारा पूरा 6 महीने का होता है। और उसके अलावा यहाँ पर प्रमोशन जो होते हैं तो 7 से 10 सालों के बाद आप दीवान बनते हैं, और उसके 5 से 6 सालों के बाद में आप दरोगा बनते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है दरोगा बनने का कि सीधा दरोगा का पेपर निकालो और बन जाओ, और नहीं तो यहाँ पर 12 से 13 साल का इंतजार करो और तब जाकर दरोगा बनो। ठीक है, बोलोगे सर इसमें छुट्टी वुट्टी मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 30 आपके CL होते हैं और 31 आपके EL होते हैं, और ये जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे उसके बाद बताया जाएगा। ये सारी बातें हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में विजन क्लियर हो सके। हो सकता है आप एक बार में 2 सरकारी नौकरी निकालें और वहां पर आपको जुक्स्टापोज करने में, तय करने में आपको ये जो है जानकारी बहुत कामयाब, बहुत हेल्पफुल मिले आपके लिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जॉब प्रोफाइल के बारे में जो है वो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर VOD सफिशिएंट होगा। मेरे भाई VOD सफिशिएंट तब होगा जब आप पहले से पढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे 1.5 महीना के अंदर में पूरा VOD बैच कवर कर ले तो वो संभव नहीं है। ठीक है, उस स्थिति में आपके लिए मेरी अगर यूट्यूब की ही वीडियो देखनी है तो 60 दिन 60 मैराथन ही काम आएगी, VOD बैच काम वहाँ पर नहीं आ पाएगी। अगर पहले से पढ़ रखा है, रिविजन करना है, तो VOD बैच सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप 1.5 महीने के अंदर में सोचेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा, फिर 60 दिन 60 मैराथन से ही कवर करिएगा। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर जॉब प्रोफाइल को लेकर। तो देखिए पोस्टिंग यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हो सकता है, आपकी मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलेगी कि नहीं हमको बिजनौर भेज दो, नहीं हमको बढ़ौद भेज दो, नहीं हमको आजमगढ़ भेज दो, नहीं हमारी अखिलेश यादव जी से ज़्यादा जान पहचान है तो हम तो वही रहेंगे। आपके अनुसार नहीं होता है कुछ भी। यहाँ सरकार की इच्छा होती है, वो जहाँ चाहे वहाँ भेज सकती है। जॉब की सिक्योरिटी है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कल के दिन फ़ोन आ जाएगा हम आपकी नौकरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब सिक्योरिटी पूरी मिलती है। रिस्क टू लाइफ है, हाँ भैया है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब सरकार अच्छी होती है तो लोगों को काम करने में भी मज़ा आता है, फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन सभी को एक अच्छा सा पावर फील होता है। लेकिन जब सरकार अच्छी नहीं होती है यहाँ पे तो कुछ मनचले लोग इनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ पर बुरा लगता है अपनी नौकरी को देख के कि किस चीज़ की नौकरी कर रहे हैं। नॉर्मल पब्लिक को उठा के जेल में डाल रहे हैं और जो बाकी यहाँ पर गूंस हैं वो बाहर घूम रहे हैं। तो सरकार का अच्छा होता है तो यहाँ पर जॉब करने में मज़ा भी आता है। बात करते हैं प्रेस्टिजियस तो है, अच्छा तो है, लेकिन बट थैंकलेस जॉब। मैंने थोड़ा लाइन यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्यों, कई बार लोग मतलब इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे गरिया देते हैं, सीधी सी बात बोले तो। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, हम टीचर होकर बोल नहीं सकते यहाँ पे, बस वाली बात हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक गलत है ना तो वो सबको उसी निगाहों से देख लेते हैं, तो ये थोड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, बाकी जॉब बहुत शानदार है, मज़ा बहुत आने वाला है, ये समझ लीजिए। कांस्टेबल में यूपी में लगना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है, और लगभग हर स्टेट के बच्चा इसको अप्लाई कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा अगर इसमें अप्लाई करने जाएगा तो मेरे भाई वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, ध्यान रखना। हम बिहार के हैं या दिल्ली के हैं, हम यूपी में जाएंगे, मानो हम ओबीसी हैं और हम यूपी में जाके यूपी कांस्टेबल भरना चाहेंगे तो क्या हम भरेंगे? हाँ भर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, हमको हमारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाकी देखिए दिल से हमारी इच्छा एक ही बात की रहेगी कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, वो मन लगा के पढ़ाई करें, उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी हम आप लोगों को दे पाए होंगे, आपके सिलेक्शन में अपना पूरा सहयोग देंगे हम। ठीक है, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, बस मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए।
1.5 महीने है, तत्पर रहना है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ दीजिएगा, हम स्पेशल वीडियो एक लेकर आ जाएंगे, बनाएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।